आज का वीडियो पेपर 2 समावेशी शिक्षा से संबंधित है। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लघु टाइप के 60 टाइप के प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। प्रश्न पहला जो है, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। 2018 में प्रश्न आया है, शैक्षिक समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो देखते हैं हम, समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थानों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन जो है वह निम्नलिखित है। पहला जो है, शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलता के बारे में समझाना, ठीक है, और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। शारीरिक अक्षमता वाले बालक। दूसरा जो है, इसके अंतर्गत शारीरिक विकृति बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम उनकी पहचान और निर्धारण करना। तीसरा है, शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उन्हें रोकने के उपाय, बालकों के सीखने की समस्याओं पर ध्यान रखते हुए कार्य करने हेतु नवीन विधियों का प्रशिक्षण देना। और नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करके तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन तैयार करना। तो इस तरह से हम समावेशी शिक्षा में देख सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, शारीरिक रूप से विकृत बालक हैं या शारीरिक दोष वाले बालक हैं, उन बालकों की समस्याओं के समाधान, उनके पुनर्वास और उनके शिक्षण से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करके उनमें वांछित सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करने से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन 2018 में आया है। समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान में संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन कार्य योजनाओं एवं नीतियों का विवरण निम्नलिखित है, जिनमें पहला है, समावेशी बालकों की योग्यता को अधिक जागृत करने हेतु निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है, निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा। दूसरा है, जो बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। अपंग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान किया जाए। दृष्टिबाधित, वाणीबाधित, श्रवण बाधित बालकों को जहाँ तक संभव हो सके सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि समावेशी बालक कौन है। इन बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और बाधित बालक, अपंग बालक, दृष्टिबाधित, वाणीबाधित, श्रवण बाधित या भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि इन बालकों को थोड़ा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होता है तो ये बालक सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी उनके अंदर समायोजन की क्षमता भी आ जाएगी और वे सामान्य बालकों की तरह ही जीवन यापन कर सकते हैं। सन 1978 में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहला है, समावेशी तथा सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में शिक्षा जो है समान रूप से दी जाए। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रयोग। नेक्स्ट है, शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना, यानी हॉस्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, समान पाठ्यक्रम लेना और आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण के लिए शिक्षण विधियों एवं सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री और उपकरण का उपयोग करना। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना। बाधित बालकों की शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो ये तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इससे योग्यता, शारीरिक क्षमता, अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके।
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के विकास हेतु क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिनमें सभी जाति के बच्चों को शिक्षा की में लाना, कार्यशील बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को उचित अवसर देना, HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बालकों को भी शिक्षा से जोड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि विशिष्ट बालकों के प्रकार बताइए। तो विशिष्टता का क्या अर्थ है? विशिष्टता का अर्थ है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं वह सामान्य होते हुए भी प्राय असामान्य गुणों से युक्त होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता ही विशिष्टता का आधार है। मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया है कि कोई भी दो बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनमें समानता के साथ साथ कुछ विभिन्नताएं होती हैं जो उन्हें अन्य बालकों से अलग करती हैं। एक बालक शारीरिक रूप से समान होने पर मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है। तो हम देखते हैं कि विशिष्ट बालकों के प्रकार के अंतर्गत पहला है प्रतिभाशाली, दूसरा मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, अपवंचित, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, सृजनात्मक बालक, खिलाड़ी बालक, अधिगम निरोग्य लर्निंग डिसेबल्ड बालक, कुसमायोजित बालक, तिरस्कृत बालक और सुविधा वंचित, यानी कि 13 जो हैं पहचान किए गए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण जो है स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वह सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षण वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में पाई जाने वाली निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं: अंतर्मुखी, निराशावादी, सामवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति, कभी कभी उग्र, एकाकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है निरीक्षण द्वारा पहचान। शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान उपयुक्त लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया से लाभान्वित कर सकता है। नेक्स्ट है चिकित्सीय परामर्श के द्वारा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान न होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शरीर व मस्तिष्क का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है मानसिक परीक्षण के द्वारा। छात्र का मानसिक परीक्षण उनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी टेट, हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण जैसे परीक्षणों का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक परिणामों द्वारा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कक्षा में जो परीक्षा में प्राप्त परिणामों का अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा भी इनका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवहार के अवलोकन के द्वारा पहचान। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण से उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। समाजमिति एवं साक्षात्कार के द्वारा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पहचान के लिए समाजमिति एवं उनका प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार कर उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। पहला है इसमें सामान्य बच्चों का IQ लेवल 90 से 110 के बीच होता है। इसमें 100 दिया लेकिन 110 होगा। सामान्य मानसिक विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी होता है। सामान्य बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पोषण भी मानसिक भिन्नता का आधार है। मानसिक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी आधारित होता है। मानसिक विभिन्नता के अन्य कारण बुद्धि, आयु, खेल एवं व्यायाम, प्रजाति, परिवार में स्थान आदि भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए या प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा दीजिए। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बच्चे आपस में भी कई उपश्रेणियों में विभक्त होते हैं जिनमें मानसिक मंदित, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्रायः उच्च बुद्धि को ही प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। तब प्रतिभाशाली बच्चे जो शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से होता है, जबकि काल्सनिक ने कहा है कि वह प्रत्येक बच्चे को अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान दे। स्किनर ने परिभाषित करते हुए कहा प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना अध्यापकों के लिए कठिनाई का विषय है। इनका पहचान करने के लिए कई प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बालक एक प्रविधि के प्रयोग के पश्चात पहचाना जा सके। बालकों की पहचान हेतु निम्नलिखित प्रविधियां हैं, जिनमें पहला है बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु अध्यापकों के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। यह निम्नलिखित है, जिनमें पहला जो है शाब्दिक तथा अशाब्दिक, दूसरा व्यक्तिगत एवं सामूहिक। इन बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधार पर किया जाता है। शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत कोई क्रिया अथवा परीक्षण करवाया जाता है। टर्मन के शब्दों में वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आता है। यह एक उत्तम प्रविधि होती है। 140 से बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आते हैं। और 90 से 110 के बीच वाले जो बालक होते हैं वे औसत बालक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है निष्पत्ति परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। प्रतिभाशाली बालकों की खोज तथा पहचान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निष्पत्ति परीक्षण की भी सहायता ली जाती है। इन परीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अभिरुचि इंटरेस्ट टेस्ट। अभिरुचि परीक्षणों के अंतर्गत बालकों की अभिरुचि के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। यह परीक्षण यह भी बता सकता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है, उनकी रुचि जो है किन क्षेत्रों में है। परंतु इन परीक्षणों में शिक्षकों का प्रशिक्षित होना भी अति अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षण से प्राप्त अंकों का अर्थापन भी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। संबंधित बालकों की सूचनाएं, यानी कि जिन बालकों को भी हम प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत रखते हैं उनसे संबंधित कुछ उनकी व्यक्तिगत सूचनाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए संबंधित व्यक्तियों से संबंध करना आवश्यक होता है। संपर्क के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। इन सभी व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, आस पड़ोस के लोग, मित्रगण सम्मिलित होते हैं। इन सभी लोगों से आवश्यक सूचनाएं लेकर शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा तथा उनके स्तर को भलीभांति जान सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपनी प्रतिभा का प्रयत्न करते हैं, प्रतिभा की खोज का प्रयत्न करते हैं। यह प्रतियोगिताएं अत्यंत ही लाभदायक होती हैं। ठीक है। अवलोकन विधियों के अंतर्गत बालकों की क्रियाओं को लगातार देखा जाता है। तत्पश्चात मूल्यांकन के पश्चात यह पता चलता है कि बालक वास्तव में प्रतिभाशाली है अथवा नहीं। यह भी एक उत्तम विधि है। बालकों के गुणों के आधार पर पहचान। प्रतिभावान बालकों को उनके गुणों के आधार पर भी पहचाना जाता है। चूँकि इन बालकों की कुछ अलग विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं जो निम्नलिखित है। पहला जो है, यह बालक कक्षा में किए गए कार्यों को समझते हैं। यह बालक किए गए कार्यों को सुगमता से याद रखते हैं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कठिन कार्यों को भी सुगमता से कर लेते हैं। इन बालकों का चिंतन सदैव मौलिक होता है। यह सोचने, समझने, अर्थों को समझने तथा संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। तो इस तरह से इनके पहचानने की जो विधियां हैं उनमें पहला जो है पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण है, वह शाब्दिक अशाब्दिक व्यक्तिगत सामूहिक दोनों हो सकता है। दूसरा निष्पत्ति परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। तीसरा अभिरुचि इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट संबंधित बालकों की सूचनाएं। अवलोकन विधियां बालकों के गुणों के आधार पर जिनमें वे दिए गए कार्यों को आसानी से करते हैं, कार्यों को सुगमता से याद रखते हैं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कठिन कार्यों को सुगमता से कर ले जाते हैं। इनका चिंतन सदैव मौलिक होता है और सोचने, समझने, अर्थों को समझने, संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस कथन के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा जो है निम्न प्रकार से होनी चाहिए। पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता। ठीक है। दूसरा, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा और सामाजिक आदतों को रोकना, सर्वांगीण बाल विकास पर बल, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठशालागामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों के लिए अवसर देना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन देना, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, बालकों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं,
योजना विधि द्वारा शिक्षण, विशेष विद्यालयों की स्थापना, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान, शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन और समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श। हैविंगहर्स्ट ने प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इनको समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों के आचार, नेतृत्व का प्रशिक्षण तथा समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श इत्यादि के अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। यहाँ पर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक जो बालक हैं दोनों ही अलग हैं। सृजनात्मक बालक जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं। तो इसमें देखते हैं सृजनात्मकता शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी शब्द का पर्यायवाची है। विधायकता, उत्पादकता, खोज, मौलिकता आदि शब्द इसी के समान माने जाते हैं। सृजनात्मक बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं और जिनमें मौलिक रचना करने तथा मौलिक उत्पादन करने की क्षमता होती है। इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि एक किसी भी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से न करके नई नई विधियों से करते हैं। ठीक है, यह देखा गया कि अधिकतर प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता होती है। ठीक है, अधिकतर सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक नहीं होते हैं बल्कि अधिकतर, लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। दूसरी तरफ कुछ गैर प्रतिभाशाली बालकों में भी सृजनात्मकता होती है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। पहला है सृजनात्मक चिंतन वाले व्यक्ति विनोद तथा मनोरंजन प्रिय लगते हैं। सृजनात्मक प्रतिभा वाले शिक्षार्थी अद्भुत तथा मौलिक कार्य करने में रुचि रखते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। यह नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करके सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक अनुभव प्राप्त मतलब नए चीज़ों को सीखने के लिए सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति अपने कार्य का अन्य द्वारा किए गए मूल्यांकन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि अपने में ही मस्त रहते हैं। ये दूसरे की बातों पर, दूसरे के मूल्यांकन का ध्यान नहीं रखते हैं बल्कि उनका अपना मूल्यांकन स्तर होता है। दूसरों द्वारा निर्धारित स्तर की उन्हें परवाह नहीं होती। नेक्स्ट, सृजनात्मक व्यक्तियों को समाज द्वारा मान्य विचारों के निर्माण में रुचि कम होती है। उसे केवल उसी वस्तु या विचार के निर्माण की धुन होती है जिनसे उनकी सृजनात्मकता संतुष्ट कर सके। नेक्स्ट है, सृजनात्मक व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय पसंद नहीं है जो सामान्य नहीं होते, जैसे लेखन, नृत्य, संगीत, पर्वतारोहण इत्यादि। ऐसे बालकों में जिज्ञासा जो है बहुत होती है। ऐसे बालक संवेदनशील होते हैं, उनमें उच्च कल्पना शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, धीमी गति से सीखने के कौन से कारण हैं। तो धीमी गति से सीखने के निम्न कारण हैं। पहला, जो आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं जो निम्नवत होती हैं। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, दूसरा भाषा एवं वाणी संबंधी समस्याएं, तीसरा श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, नेक्स्ट दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं और लास्ट है सामाजिक एवं संवेगात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो इसके कारण आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक है। जबकि सीखने वाले की समस्याओं में ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं और सामाजिक एवं सामूहिक समस्याएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो शैक्षिक बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि IQ = MA, मानसिक आयु बटा क्रोनिकल वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि 10/10 × 100 यानी कि 100 हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अस्थिबाधित। अस्थिबाधित बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अस्थिबाधित बच्चों को खेल विधि, आगमन निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है।
ऐसे बच्चों की शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, जिनमें पहला है उपचार सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, विशेष कक्षाओं का आयोजन, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से, विशेष विद्यालयों के निर्माण से, पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुकूल बनाकर, अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके, प्रशासनिक परिवर्तन द्वारा अधिगम अनुभव करवाकर, सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा पुनर्वास योजना बनाकर उन्हें लागू करना और समन्वित शिक्षा द्वारा। ठीक है, तो इसमें मेन हम देख सकते हैं उपचार सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक मतलब ट्रेंड टीचर और स्पेशल क्लासरूम और एडिशनल क्लासेज, स्पेशल स्कूल्स, पाठ्यक्रम जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार, इन सब चीज़ों के द्वारा हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। अस्थिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। उनका कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम रूप से हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चे मस्तिष्क के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण शारीरिक हाथ पैर से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों को हम अस्थिबाधित बच्चे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अस्थिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गए हों, जिससे वो सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। इससे बच्चों की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है। अस्थिबाधित बच्चों की समस्याएं, शारीरिक दृष्टि से बाधित बच्चे सामान्यतः मानसिक दृष्टि से सामान्य से अधिक होते हैं या पोलियो या अन्य रोगों से क्षतिग्रस्त होते हैं। शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से उत्तम होते हैं, परंतु इन बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की होती हैं। इनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे कृत्रिम अंगों के साथ अनुकूलन करना इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। शैक्षिक अनुदेशन में तकनीक के प्रयोग से इनकी समस्या कम हुई है। शारीरिक रूप से बाधित बच्चे क्रियाशील कम होते हैं और अपने को एकाग्र भी कम समय के लिए कर पाते हैं। अपने आप किसी कार्य में कम समय तक ही लगा पाते हैं, अपने आप को या दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इन्हें सामाजिक संबंध स्थापित करने में कठिनाई होती है। अस्थिबाधिता के जो हैं 8 प्रकार का वर्णन चिकित्सा विज्ञान में किया गया है, जिनमें पहला है लूले लंगड़े हथकड़े, दूसरा है एक या अधिक अंगों का लकवा, पाँव फिरा, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत मस्तिष्क के पक्षाघात, मेरुदंडीय द्विदशा, दिशामुखी मांसपेशी असमर्थता आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समस्यात्मक बच्चों से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक बच्चों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो समस्यात्मक बच्चे, प्रॉब्लमेटिक बच्चों के बारे में देखते हैं हम। समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से जो परिवार एवं कक्षा व विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपने परिवार, अपने अध्यापकों के लिए समस्या बने रहते हैं। समस्यात्मक बालक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले जो बच्चे हैं। समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जान करके ऐसे बच्चों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। प्रायः बच्चे आवश्यकता पूरी न होने पर या अत्यधिक प्यार में कठोर अनुशासन के कारण या असुरक्षा की भावना के कारण विभिन्न प्रकार के समस्यात्मक व्यवहार करता है। समस्यात्मक बच्चों को उनके समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रताड़ित अथवा शारीरिक दंड न देकर के मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए। वेलस्टाइन ने समस्यात्मक बालकों के बारे में बताया कि समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ठीक है, घर, विद्यालय, परिवार, हर जगह वे समस्याओं के जनक बन जाते हैं। ऐसे बच्चों में हम देखेंगे कि ये समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये चोरी करने, झूठ बोलने, विद्यालय से भागने वाले, गृह कार्य न करने वाले बच्चे जो हैं, कक्षा में देर से आने वाले, ऐसे बच्चों का जो कारण होता है वह आवश्यकताएं पूरी न होना या अधिक प्यार मिलना या अधिक कठोर अनुशासन या सुरक्षा की भावना के कारण वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं।
समस्यात्मक बच्चे कौन होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है? समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जो अनुशासनहीन हैं और असामान्य। समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार एवं समायोजन सामान्य बालकों से अलग होता है। इनकी पहचान निम्न बिंदुओं पर की जा सकती है। यदि बच्चे में व्यक्तिगत या स्कूल की समस्याओं के प्रति शारीरिक लक्षणों, दर्द या विभिन्न तरह के डर के रूप में समाधान करने की प्रवृत्ति अधिक हो। यदि बच्चे में सामान्य परिस्थितियों में भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। यदि बच्चे में सीखने की ऐसी अक्षमता है जो बौद्धिक आधार पर जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यदि बच्चे में अपने साथियों, शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखने की क्षमता है। यदि बच्चे में सामान्यतः दुखी या उदासी की प्रधानता हो। समस्यात्मक बच्चों की पहचान जो है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों, शिक्षकों या मित्रों से वार्तालाप करके, कथात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों यानी निरीक्षण विधि, साक्षात्कार, अभिभावक, शिक्षकों, मित्रों से वार्तालाप, कथात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ऐसे बालकों का पहचान किया जा सकता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए। धीमी गति से सीखने वाले बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनका IQ उच्च स्तर का होता है। इनकी एक विशेषता यह होती है, पहला है वह अपने सम आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। इनमें कम आत्मविश्वास और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा होती है। तो ठीक है, आज का ये जो वीडियो था ये लघु शार्ट टाइप क्वेश्चन था पेपर नंबर 2 समावेशी शिक्षा का। इससे संबंधित एक वीडियो हम और बनाएंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 एक और वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और इसके साथ ही यह वीडियो आपके लिए मदद भी इन वीडियो से मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।